नमस्कार। कलियों ने घूंघट खोला, किरणें हैं लहराई, पंछियों ने सुर छेड़े, लो भोर सुहानी आई। और इस सुहानी भोर में बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहान में आज के अंक में। हमेशा की तरह एक खूबसूरत सुबह से हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो जब सुबह शांति, सुकून और सुंदरता से होती है शुरुआत, तो पूरा दिन ऐसा ही खूबसूरत गुजरता है। और जब सुबह की बात होती है तो प्रिया, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहला ध्यान ईश्वर की ओर लगाएं। बिल्कुल। और जब भक्ति की बात करेंगे तो उस भक्तिमय दिन से अगर शुरुआत करते हैं तो जो मन में शांति आती है उससे हमारा दिन बहुत सुंदर बनता है। बहुत सुंदर होता है। और अब जब बात हो रही है यहाँ पे भक्ति की, तो अगर मैं बात करूँ बिहार की या पूरे भारत की हम बात करें, तो हम हर एक छोटे जो हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं उनको हम परंपराओं से जोड़ते हैं। और शादी विवाह का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में जब बात होती है शादियों की, तो कहते हैं कि राम सीता सी जोड़ी है। और राम सीता के विवाह गीत से ही हम अपने जो विवाह के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग जो परंपराएं निभाई जाती हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। तो श्रोता, क्यों ना हम उस गीत के साथ शुरू करें, जो गीत मुझे लगता है कि हर घर में गाया जाता है कि आज मिथिला नगरिया निहाल बबुआ। तो उस गीत के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी अखियाँ रे जुलमी नयनवा, कारी कारी अखियाँ रे जुलमी नयनवा, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो स्वाति जी के स्वर में हमने सुना ये भजन, और ये बहुत ही मधुर भजन था। जैसा कि अभी प्रिया बात कर रहे थे कि जो हम शादी विवाह का मौसम है, ऐसे में राम सीता के शादी का भजन, तो ये जो पारंपरिक गीत है ये हमें अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं। हमारी संस्कृति हमेशा हमें एक सही राह दिखाती है, अपने जीवन को एक दिशा देती है। और ऐसी ही दिशा देने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे अनमोल वचन होते हैं जो महापुरुष कह कर गए, जो हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन केवल जानने या पढ़ने से नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना होता है। क्यों प्रिया? बिल्कुल, आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं अनमोल वचन जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहे गए हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और प्रिया, अब वक्त हो चला है हमारे आज के ख़ास मेहमान से मुलाकात कराने का। तो आपको पता ही है कि हमारे पास जो मेहमान आते हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। पहले बता दूं, आज का मुद्दा हम बात करते हैं न्याय की, मतलब न्याय पर ही दुनिया कायम है। लेकिन क्या होता है कि कई बार अवेयरनेस नहीं होती, हमें जानकारी नहीं होती कि हमें न्याय कहाँ और किस तरीके से मिल सकता है। विधिक सेवा हमारे आसपास है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं
वकील और जज से लेकर कई लोगों से यहाँ तक कि हमारी जान पहचान होती है। बावजूद इसके हम सही से ही नहीं समझ पाते कि किसी भी हालत में, किसी केस में हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए और सही उसका प्रोसीजर क्या होता है। इन चीज़ों पर और उसके साथ ही लोक अदालत क्या है, लोक अदालत में क्या होता है, क्या है इसकी प्रक्रिया, उसके क्या फ़ायदे हैं और लोग कैसे जुड़ सकते हैं, इन्हीं विषयों पर हम आज बात करेंगे हमारे आज के ख़ास मेहमान से। हमारे साथ हैं धृति जसलीन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धृति मैम ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं बिहार स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, सबसे पहला सवाल हम अपने मेहमानों से यही जानना चाहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँची, तो इस फील्ड में आप कैसे आई और कैसे यहाँ तक पहुँची? जैसे आप जानते हैं कि जज मतलब जैसा अभी हम न्याय एक पदाधिकारी हैं एडीजे, लेकिन अभी हम संयुक्त सचिव हैं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में डेपुटेशन पे। इसके लिए एक लॉ की डिग्री करके उसके बाद एग्ज़ाम पास करके हम इस साइड आते हैं। और लॉ करने के पीछे या इस कंपटीशन को करने के पीछे एक ही था कि किस तरह हमने जो सोसाइटी से लिया है उसको वापस करने का एक तरीका क्या है। कोई भी समाज सेवा या जो पब्लिक सर्वेंट वर्ड बोला जाता है, तो हम पब्लिक की सेवा सर्वेंट, एक जैसे पब्लिक सर्वेंट बोला गया कि हम एक समाज की सेवा के लिए एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं, एक ऐसा पेपर पास करके जिसमें हम पब्लिक की सेवा कर सकें। तो इसी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार जो है वो उन लोगों के लिए एक विधिक सेवा प्राधिकार बने हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे प्रावधान मिला है। उसके बाद एक एक्ट है जिसके अंतर्गत ये प्राधिकार बने हैं जो कि उन लोगों की मदद कर सकता है जो हाशिए पे रहते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में खुद नहीं जाते, खुद सक्षम नहीं अपने वकील करने के लिए, तो उनके लिए मुफ्त और सक्षम विधिक सहायता देने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा सवाल था कि श्वेता कि कैसे आप इस सेवा में आएँ, क्योंकि अमूमन क्या होता है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा लीग से हटकर सेवा मानी जाती है, क्योंकि खासकर जब महिलाओं की बात आती है। चलिए, आपने तो अपना सफ़र बता दिया हमें कि आपने कैसे तय किया आपने और किस सोच के साथ आप यहाँ तक आए। एक जो सामान्य सवाल मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के मन में होता है जब वो न्याय की बात करता है, तो अमूमन हम जब न्याय की बात करते हैं तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन लोक अदालत लोगों के लिए आसान है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो सामान्य जो न्यायालय की प्रक्रिया है उससे आसान भी है और कम समय भी लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको विस्तार से बताएं ताकि वो जो है अपनी जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान जल्दी हो सके। जी, बात शुरू करने से पहले हम बता देंगे 13 जुलाई को पूरे बिहार में हाई कोर्ट से लेके जो अनुमंडल कोर्ट है उन सब में राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है। उसमें जिनके भी केस जो कानूनी तौर पे सुलहनीय वाद हैं, जो कानून जिनको सुलहनीय वाद बनाता है, वो अपना उन केसेस को सुलझा कर सकते हैं। और जैसे नाम से ही है लोक अदालत, लोक मतलब जनता। तो कोर्ट की प्रक्रिया देखिए, एक प्रक्रिया बनी है, जैसे पुलिस में आपने केस किया या कुछ, कोर्ट की भी एक प्रक्रिया है। कोर्ट में आप केस डालेंगे, दूसरी पक्ष को सुना जाएगा, बिना सुने कोई कार्य नहीं होता। तो ये एक वैकल्पिक, एक ऑल्टरनेट मोड बनाया गया था, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कितना लिटिगेशन है, केस कितना ज़्यादा है, कोर्ट में केस कितने लंबित हैं। तो उनका भार थोड़ा कम करने के लिए जो ऐसे केस हैं जिसमें कानून हमें पावर देता है कि हम सुलह कर सकते हैं कानूनी तौर पे, और वो डिक्री कोर्ट की डिक्री के बराबर ही होता है, उन केसेस के लिए एक ऑल्टरनेट मोड बनाया गया जिसको हम लोक अदालत का नाम देते हैं, जहाँ पे दोनों लोग मिल के सुलह करके अपने घर में वो केस ख़त्म कर सकते हैं। केस करने में जब शुरू करते हैं तब एक मनमुटाव होता है, टाइम के साथ वो मनमुटाव ख़त्म होता है, पैसे की भी हानि है, समय की हानि है। तो उसको देखते लोग सोचते हैं कि अब सुलह कर लिया जाए और केस ख़त्म कर लिया जाए। और अगर मैं आंकड़ों की कोई एक बात करना चाहूँगी कि पिछले साल की जो 4 लोक अदालत है उसमें हमने 3.5 लाख केस सुलझाए थे। तो यदि मैं 3.5 लाख बोलूँ तो दोनों पक्ष हैं तो 7 लाख परिवारों में हमने सुलह लाई थी। तो वो एक बहुत खुशी की बात है कि हम एक साल में 7 लाख परिवारों में खुशहाल जीवन दे रहे हैं। मैम, लोक अदालत के बारे में आपने बताया, तो लोक अदालत बहुत ही आसान, जैसे आपने बताया कि रास्ता है चीज़ों को सुलह कराने के लिए। समय और पैसे और परेशानी तीनों से इंसान बचते हैं, और हर जगह कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है, कभी पर्सनल कभी प्रोफेशनल, परिवारों में भी होता है, ज़मीन के विवाद। ये तो क्या ये कोर्ट कचहरी के जो केस फाइल होते हैं वो केस फाइल करने के बाद ही लोक अदालत में जा सकते हैं या डायरेक्ट अपनी कोई परेशानी लेके भी जा सकते हैं? यही इसकी एक विविधता है, ये एक अच्छी बात है
कि इसमें हम पूर्ववाद प्री लिटिगेशन की बात करेंगे जी। कि जो कोर्ट में लंबित हैं वो तो आप न्यायालय से रिक्वेस्ट करके यदि आपका केस सुलहनीय है तो कोर्ट वो रेफ़र करेगा लोक अदालत में, राष्ट्रीय लोक अदालत में। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट भी एक मुहिम लेके आया है विशेष लोक अदालत, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो उसमें अगर पूर्ववाद भी है आपका, यदि मान लीजिए आप दो लोगों में विवाद है और वो विवाद हम लोग चाहते हैं कि पहले ही निपटाएं कोर्ट जाने से पहले, तो प्री लिटिगेशन में भी एक आवेदन देके हम पूर्ववाद में भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा है कि कोर्ट से में जाने से पहले ही हम लोगों ने अपना मन मुटाव ख़त्म करके उस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया, और पूर्ववाद भी लिया जाता है और जो पोस्ट लिटिगेशन जो कोर्ट में लंबित मामले हैं उनका भी सुलह होता है। तो ये जो आपने बताया लोक अदालत में जाते हैं केसेस, हम लोग कोर्ट कचहरी के थ्रू भी गए और डायरेक्ट भी गए, तो क्या इसमें कुछ विशेष ऐसे केसेस होते हैं जो लिए जाते हैं या कुछ नहीं लिए जाते? जैसे मैंने कहा ना पर्सनल प्रोफेशनल है, कुछ चीज़ें जो मनमुटाव की बात है, और बाकी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस भी होते हैं जिनमें बहुत सारे केसेस हैं, धाराएं हैं, क्या वो भी आते हैं लोक अदालत? जी बिल्कुल, लोक अदालत में वो केसेस आते हैं जो हमारे एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा। जो अब नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए हुए हैं, उसके अंतर्गत एक शेड्यूल दिया हुआ है, केसेस का एक लिस्ट दिया है कि ये केस आप सुलह कर सकते हैं। जो ज़्यादा संगीन अपराध है उनको नहीं लेते, जिस तरह मर्डर को नहीं लेते हम, वो सब केसेस को नहीं, लेकिन जो छोटे हैं जिस तरह मार कुटाई का है, तो छोटी सी चोट लगी और उसमें अगर हमारे उस शेड्यूल उस लिस्ट में आते हैं, लिस्ट हमारे एक्ट में दिया हुआ है, उसके अंतर्गत अगर वो केस आते हैं, और ये हमारे ज़िला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे हमारा विधिक सेवा संस्थान है, प्राधिकार है, वहाँ पे आवेदन देके अनुमंडल कोर्ट में जहाँ पे भी एक न्यायालय है वहाँ पे हमारा विधिक सेवा संस्थान है। मैं यही पूछने वाली थी कि लोग कैसे आप तक पहुँचे और कैसे बताएं, तब तक आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके अनुमंडल प्राधिकार तक कहीं पे भी जहाँ पे भी एक न्यायालय है वहाँ पे हमारा विधिक सेवा प्राधिकार रहता है, जहाँ पे एक न्यायिक पदाधिकारी सचिव के रूप में रहते हैं, उनको जाके आवेदन दिया जाएगा। वहाँ पे हमारा बाकायदा ऑफिस रहता है, ऑफिस में फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पे जाके वो अपना केस बता सकते हैं और उनको वहाँ पे एडवोकेट मिल जाता है जो उनको मुफ्त और सक्षम विधिक सलाह देगा। बिल्कुल। मैम चलिए, ये तो हमने लोक अदालत को अप्रोच किया और वहाँ हमारा जो भी है हमने उसका सुलह हो गया। अब लेकिन ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोक अदालत का जो फैसला होता है उसके बाद भी कोई अपील हो सकती है? देखिए, जैसे ही मैंने बोला ये सुलहनीय बात है। हाँ। दो पक्ष आपस में सुलह करेंगे, मानेंगे, तभी इसका जो अवार्ड है वो बनेगा। तो जब सुलह होगी उसके बाद कोई विवाद करेंगे, इसलिए इसकी अपील नहीं होती कहीं पे भी, सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं। बट यदि माना जाता है कि किसी तरह का कोई उसमें त्रुटि हो गई, किसी तरह का कोई किसी ने मतलब एक व्यक्ति दूसरे का अपना झूठा दिखा के या कोई ऐसा कागज जिसमें हमें लगता है कि फ्रॉड हो गया, उसमें हाईकोर्ट में रिट कर सकते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन इसका कोई अपील नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, अगर लंबित मामलों में अगर हम सुलह कर रहे हैं, उसमें किसी ने कोर्ट फीस दिया हुआ है, वो कोर्ट फीस भी उसको वापस हो जाता है। जो न्याय शुल्क, वकील का फीस नहीं, जो न्याय शुल्क कोर्ट में दायर करने के लिए दिया गया, वो भी वापस मिल जाता है। तो इसमें हर कोई जीतता है, कोई हारता नहीं है, हर दोनों पक्ष की जीत है। ये बहुत ही अच्छी बात है ना कि दोनों पक्ष जीत गए। सुन के भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होता कि हम लोग कोर्ट कचहरी और इन चीजों के नाम, एक हारेगा, हाँ, और नाम से ही डर लग जाता है, क्योंकि एक केस आपने किया फिर वो 10 साल 20 साल कितने साल, क्योंकि ये माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि जो है अगर हमारा मामला जो है न्यायालय तक पहुंच गया है तो अब हम थोड़ा सा इत्मीनान रखते हैं कि थोड़ा समय लगेगा। और अब जो जुडिशरी में कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैम अभी जो नए नए जो कानून का जो बदलाव हुआ है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, किसी का कोई उसके पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका क्या नज़रिया है, आप इस पर क्या कहती हैं? और न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से ये किस तरीके से रेलेवेंट होगा? देखिए, अभी जो पुराने हमारा कानून था, इंडियन पीनल कोड कहा जाता था, दंड संहिता, दंड संहिता। तो अगर हम एक किसी केस की बात करें तो यदि किसी के साथ कोई अपराध हुआ, उस अपराध में हमने अपराधी को दंड दिया, तो उसको दंड के रूप में ना देके, लेकिन जब हमने उसको दंड दिया तो एक तरह का तो हम न्याय कर रहे हैं ना। हम विक्टिम को भी न्याय दिला रहे हैं क्योंकि उसको हम कॉम्पनसेशन दिलाते हैं, अपराधी को दंड दे रहे हैं। तो ये न्याय की बात थी, ये दंड की बात नहीं थी। तो नाम बदलने के पीछे अगर हम एक अपना मानसिक को देखें तो हमने नागरिक सुरक्षा संहिता किया है। अच्छा। कुछ में हमने चेंज किया है, जिससे हमने नए डिजिटल वर्ड आ गया, तो हम डिजिटल, इतना हम इलेक्ट्रॉनिक पे हैं, तो हम साक्ष्य क्यों वही रखें कि कोर्ट के अंदर खड़े होकर ही वही साक्ष्य रहेगा। फॉरेंसिक की बात चल रही है, बाकी देश हमसे कितने आगे हैं,
तो अब हो गया 7 साल से, जो अब बड़ा अपराध है उसमें फॉरेंसिक होगा, रिकॉर्डिंग होगी, ताकि कल कोई किसी बात का ये ना रहे कि मुझे झूठा फंसाया है। बिल्कुल। किसी अपराध की अभाव में, साक्ष्य के अभाव में कोई कैदी छूट जाए और कोई गलत व्यक्ति पे दंड हो जाए। बिल्कुल। तो इसको भारतीय न्याय संहिता बोला गया, जिसमें हम न्याय कर रहे हैं, हम दंड नहीं दे रहे, हम न्याय दे रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को कि लोक अदालत क्या है, न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती है, इसके बारे में। और हमारे जो मेहमान हैं वो हैं धृति शर्मा जी, संयुक्त सचिव हैं बिहार राज्य लोक विधिक सेवा प्राधिकरण पटना में। इनसे हमने बहुत कुछ जाना ना। बिल्कुल। और एक और बात जाननी है, एक और सवाल है मेरे पास, वो ये कि 13 जुलाई को विशेष अदालत लग रही है। जैसे हमने जाना कि लोक अदालत साल में 2 बार लगता है, ऐसे 4 बार लगता है राष्ट्रीय लेवल। राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लेवल पे 4 बार लगता है। बिहार में भी ये 11 मई को होना था। जी। इलेक्शन की वजह से हम लोगों ने इसको 13 जुलाई में पोस्टपोन किया। तो और अगला हमारा 13 सितंबर को लगेगा जी, और उसके बाद फिर दिसंबर में लगेगा जी। एक लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत, और एक विशेष है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक मुहिम चली है, 75 ईयर्स 75 साल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को इस साल में, और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत एक मुहिम चली है जिसमें विशेष लोक अदालत का लिया गया है प्रपोजल। और सुप्रीम कोर्ट में जितने केस थे, जैसा आप जानते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहिम चलाई है 29 जुलाई से 3 अगस्त 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। उनके वहाँ जितने लंबित मामले हैं जिनमें सुलह हो सकती है, उसके लिए कुछ केस चिन्हित किए गए हैं, उन सब में नोटिस किया गया है। जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को नोटिस भी आया होगा। उन सब से ये बोलूँगी, अगर आपका केस सुलहनीय, कानूनी तौर पे सुलहनीय है, तो आप प्लीज़ उसमें अपना रिस्पॉन्ड करें, उसमें आप दूसरी पार्टी से, पक्ष से अगर बात करके, क्योंकि जितना हम केस अपना सुलझाएंगे सुप्रीम कोर्ट पहुँचने तक, जो आपका समय की हानि हुई है, पैसे की हानि हुई है, उसको आपका मौका है कि आप उसको इमीडिएटली सुनवाई, क्योंकि वहाँ पे इतने केस लंबित होते हैं कि डेट आना भी एक बात होती है। तो अभी 29 जुलाई से 3 अगस्त हमारी विशेष लोक अदालत या स्पेशल लोक अदालत, और उसकी अवेयरनेस हम हर माध्यम से कर रहे हैं। और दूरदर्शन का थैंक यू है कि आज लोगों के घर तक पहुँच के हम ये अवेयरनेस कर पा रहे हैं पूरे बिहार में। सो जो मेरे बिहार के जितने भी लोग हैं या जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है, यदि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में है तो अगर आपको केस चिन्हित नहीं हुआ तो अपने वकील के माध्यम से उधर आवेदन देके अपना केस 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में वो लोग लगवाएं और सुलह करके विशेष लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। अभी बोलना चाहिए कि मैम आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई, इस मंच से लोगों को कितनी सहूलियत होगी इसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि जानकारी के अभाव में श्रद्धा कई बार होता है कि लोग सही जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं। ये मैंने शुरू में इसलिए बोला कि जानकारी बहुत जरूरी है। और आपने बहुत सही, सटीक और संतुलित जानकारी दी है, जो सामान्य शब्दों में था, जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आया। लेकिन चलते चलते समय हो रहा चलने का, तो चलते चलते एक संदेश आपसे जरूर लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। संदेश से पहले मैं एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो राष्ट्रीय लेवल पे नंबर है, किसी को भी यदि कोई किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम, विधिक प्रॉब्लम है तो 15100 15100 पे डायल करके वहाँ पे उनको कोई ना कोई अधिवक्ता मिलेगा। उनकी भाषा का, यदि महिला चाहती है महिला से बात करना, तो वहाँ पे वो ऑप्शन आएगा कि आप महिला से बात करना चाह रहे हैं, या कई बार महिलाएं जेंट्स वकील को नहीं बताना चाहती, तो उसमें आपकी ऑप्शंस रहेंगी। पूरा डिजिटल वे में है, आप जैसे बात करना चाहें। और दूसरा संदेश में कि अभी 13 जुलाई की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसके लिए आप लोग आएँ, आपने आवेदन दिया हुआ है कोर्ट में तो उस दिन ज़्यादा भाग दीजिए। विशेष लोक अदालत जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको सफल बनाने में आप सबका योगदान है, क्योंकि अगर लोग ही नहीं आएंगे तो लोक अदालत कैसे चलेगी जी। और इसका जितना बेनिफिट है अपना केस ख़त्म कराइए और खुशी से घर जाइए। आज के बिहार में हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, जी हाँ, वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने तब एक ऐसा कदम उठाया जिस वक्त लोगों के मन में ऐसी खेलों को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। जी हाँ, और ख़ासकर जब बात आती है भारोत्तोलन की, तब उन्होंने ये बहुत ही मजबूत कदम उठाया और खुद का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपने कस्बे का ही नहीं, बल्कि देश का भी नाम रोशन किया। जी हाँ, और देश का नाम रोशन करने वाली ये जो भारोत्तोलक हैं वो हैं दीपाली नंदी जी। तो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं भारोत्तोलन की राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपाली नंदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपने एक बहुत अलग फील्ड आपने चुना, भारोत्तोलन। ऐसे तो हम महिलाएं जो हैं घर के काम में निपुण होती हैं, ऐसे में हम बहुत सारा वज़न भी उठाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि इसको हम खेल के तौर पे लें, भारोत्तोलन को खेल के तौर पे लें, तो जल्दी हमें स्वीकारात्मकता नहीं मिलती है घर से। लोग कहते नहीं है कि हाँ ठीक है, आप जाइए, आप करिए, आप नाम कमाइए।
बचपन से कैसे आपने अपने आप को खुद को बनाया, गढ़ा कि आप आज इस मुकाम पर हैं? हमारी मम्मी और पापा दोनों ही एथलीट थे, अच्छा। तो नेचुरली उन्होंने चाहते थे कि एथलेटिक हम एथलेटिक करते थे। तो उसके बाद कॉलेज में से हमको उन्होंने पिकअप किया। हम जब 82 में एशियाड में आए तो वहाँ पे उन्होंने हम हैंडबॉल में सिलेक्शन मिला था हमको। तो हैंडबॉल खेलते करते उन्होंने बोला कि तुम जब हैंडबॉल खेल सकती हो तो एक बार तुम मैंने वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग तुम जानती हो? तो हम बोले हाँ जानते हैं। तो बोलते कि तुम कर सकती हो? तो हम बोले कि हाँ क्यों नहीं, हमारा कोच है सुब्रत दत्ता अर्जुनाबादी, तो उन्होंने सिखाया हमको। और सिखाने बाद 1984 में हम लोग ओलंपिक चल रहा था, तो वहीं पे हम लोग का पावर लिफ्टिंग का भी वर्ल्ड हुआ था। तो वहाँ हम लोग गए पावर लिफ्टिंग में, तो पावर लिफ्टिंग में 10th पोजीशन मिला। और उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मालेश्वरी कैंप में थी वेट लिफ्टिंग का। तो कर्णम मालेश्वरी। हाँ, कर्णम मालेश्वरी तब कैंप में थी। तो रणजीत जी था उनका कोच। तो उन्होंने बोला कि जब तुम पावर लिफ्टिंग करती हो तो तुम वेट लिफ्टिंग भी कर सकती हो। तो मेरे कोच ने बोला तो एक गेम को चुनना पड़ेगा, तो अगर पावर लिफ्टिंग करती हो तो पावर लिफ्टिंग करो, नहीं तो वेट लिफ्टिंग जाओ। तो हमारा दोनों गेम ही बहुत अच्छा था, तो हमको चुनना पड़ा पावर लिफ्टिंग, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में हम वर्ल्ड में 10th पोजीशन में आ गए थे 36 कैंडिडेट में। तो हम देखा यहाँ पे वर्ल्ड में हम 1 नंबर आ सकते हैं, तो इसलिए हम पावर लिफ्टिंग को चुने। लेकिन वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में यही फ़र्क है कि पावर लिफ्टिंग में है 80% पावर 20% टेक्निक, और वेट लिफ्टिंग में है 80% टेक्निक 20% पावर। दोनों में ही पावर का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मेन होता है कि टेक्निकल इशू क्या है। अभी जैसा पावर लिफ्टिंग में होता है स्क्वाट, बेंच एंड डेड, ठीक है, और वेट लिफ्टिंग में होता है स्नैच एंड क्लीन एंड चार्ज। और पावर लिफ्टिंग में होता है कि 3 स्क्वाट में मिलता है, 3 बेंच में मिलता है और 3 डेड में मिलता है। उसमें जो बेस्ट आप टोटल माने आपका होगा उसको काउंट किया जाता है। और वेट लिफ्टिंग में होता है कि जब मैंने जैसा राउंड सिस्टम हम लोग का है ना, तो वो यहाँ पे डिफरेंस है। आप अगर है आपका अगर 20 kg है, उसके बाद अगर 100 वाला भी 20 kg करेगा तो उसको कंटिन्यू वही मैंने पाउंडेज से बिल्कुल बढ़ते जाता है। ये सीरीज चलता है, सीरीज चलता रहता है। करेक्ट। तो इसमें हमें डिफरेंस हो जाता है। तो जो अच्छा प्लेयर है उसको 1 मारने के बाद 2 मारने के बाद 3 परफॉर्मेंस करना बहुत टफ है यहाँ पे। और मैंने उसमें 10 में उसको टाइम दिया जाता 2-3 सेकेंड, 3 मिनट 5 मिनट, इससे अधिक नहीं देगा, क्योंकि उसका टाइम फैक्टर रहता है। और वेट लिफ्टिंग में क्या होता है कि ये आपका लड़की लोग का रॉड अलग होता है और उसका पाउंडेज होता है 185, और लड़का लोग का रॉड होता है 20 kg, उसका 190 ये होता है। और पावर लिफ्टिंग में होता है 282.5। पावर लिफ्टिंग में वेट मैंने मूवमेंट कम, लेकिन पावर आपको दिखाना पड़ता है। नो मैंने मूवमेंट और पोजीशन में एक अगर पावर लिफ्टर अच्छा से वेट लिफ्टिंग कर सकता है, लेकिन एक वेट लिफ्टर का प्रॉब्लम हो जाता है पावर लिफ्टिंग है, क्योंकि बेंच प्रेस वगैरह करने में उसको दिक्कत हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर शारीरिक जो शक्ति चाहिए, जो पावर, उसके साथ साथ टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। जब आपने शुरुआत की तो आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, मम्मी पापा दोनों एथलीट थे, तो आपके लिए कुछ आसान रहा, बाकी आपकी मेहनत, आपकी लगन। सोसाइटी में तो बहुत सुनना पड़ता था। मैं यही पूछने वाली थी कि सोसाइटी ने जहाँ पे रहते थे ना, तो बोलते थे कि हाँ छोड़ दिया है, हर लड़की लोग को ऐसा छोड़ना उचित नहीं है। जब हम ओलंपिक में गए, पेपर में छा गए, तब बोलने लगा कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो जो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी आपका शोर करे, तो आपकी कामयाबी ने शोर किया। तो आप तो निकल पड़ी उस वक्त पे जहाँ पहुँची, तो उस वक्त भी लड़कियां तो नहीं निकल पाती होंगी भारोत्तोलन में? बहुत कम थी। रांची की लड़कियां ज़्यादा थी, माने आदिवासी लड़कियां ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग का जैसा परिवार से बहुत ही कम, बहुत कम। और उसमें जैसे आपने बताया कि सोसाइटी को भी दिक्कत हुई, परिवार में भी हुआ होगा, अड़ोस पड़ोस में? परिवार में तो जॉइंट फैमिली में तो होता ही है कि क्यों जाएगा, क्यों करेगा, हम लोग को बाहर में बोल रहा है, हम लोग को सुनना पड़ रहा है। आज जब उसके बाद जब पेपर में छाने लगी, मैंने जैसे अमेरिका से रिटर्न आने के बाद जैसे स्वीडन जाने लगे, तो बोलते कि बार बार
फ्लाइट पकड़ रहा उसका पेपर में आ रहा, उस टाइम उन लोग को लगा कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए। बहुत, हाँ, आगे बहुत है। और फिर मुझे लगता है कि आप एक प्रेरणा स्रोत रही होंगी अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस, आपके जानने वालों में, फिर वो भी अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने लगे होंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है ना श्वेता, कि जब आपके आसपास कोई बहुत बेहतर करता है तो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ज़मीन बनाई है, प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर आज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैम आज भी बाकी खेल तो ठीक है, लेकिन अगर हम वेटलिफ्टिंग की बात करते हैं तो सामान्य परिवार से लड़कियां खुद भी नहीं जाना चाहती, और अगर दो चार जो जाना चाहती है तो आपने जैसा बताया सोसाइटी, पेरेंट्स खुद नहीं जाने देते हैं। नहीं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी हम जैसे जमशेदपुर में तो थे, वहाँ पे कॉलेज का लड़की लोग को भी खींचे थे, वो लोग भी जैसा कौड़ो बिशिना गया था। फिर मेरा एक मैंने घर में काम करते थे, उसका बेटी सुमिता सरदार, वो भी गया, हम उसको लेके गए अमेरिका में। तो ऐसा तो वहाँ किए थे। जब वहाँ से हम पटना आए और पटना में हमको सर्विस मिला, टिस्को हम छोड़ दिए थे। टिस्को हमको बहुत सपोर्ट किया था। इतना ऊपर जाने का पीछे हमारा जे ईरानी साहब, शंकरन साहब, केनेडी साहब और ऋषि मुनि साहब का बहुत हाथ है। हाँ, उन्होंने जब भी जाते थे हमको कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हर तरीक़ा से हेल्प करते थे। पैसा हो, मैंने जो चाहिए वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप, जैसे किन्नन स्टेडियम में प्रैक्टिस हम लोग एक साथ करते थे, पूरा टिस्को टीम हम लोग। तो वो भी एक फैसिलिटीज़ बहुत बड़ा कि हमको कंपनी मिल जाता, क्योंकि इसमें तो है साइट कैचर होना बहुत ज़रूरी है। आप एलोन नहीं कर सकते हैं। कोई भी इवेंट जैसा एथलेटिक अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, हैंडबॉल अपना बॉल लेके खेल रहे हैं, बैडमिंटन अपना सेटल लेके किसी को भी खड़ा कर दिए खेल लिए। लेकिन ये गेम ऐसा है जो नहीं जानता, जो कैचिंग नहीं कर पा, एक्सीडेंट हो सकता। और कई ऐसे हादसे हुए हैं। हाँ, हुए भी हैं कि अगर आपने सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे मैम यहाँ पे कि आप जब बात कर रही हैं यहाँ पे कि टेक्निक नहीं होता है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे शुरू की जाए इसकी, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो कोच बिना कोई भी इवेंट में अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता। टैलेंट तो होता है, कोच ही देख सकता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का कैसा टैलेंट है, और वही पहचान पाता है कि परफेक्ट प्लेयर कौन है, कौन इवेंट में कौन है। और अभी वेट लिफ्टिंग में जैसा हम बोलेंगे कि मालेश्वरी 2000 में वो सिडनी में जाके ऑस्ट्रेलिया में 3rd पोजीशन में मिला था। और मीराबाई चानू 2020 में वो जापान में गया हुआ था, टोक्यो में, वहाँ पे वो सिल्वर मिला। तो वो भी एक बहुत गरीब घर से बिलोंग कर रही थी, तो वहाँ से वो इतना दूर आया, उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट मैंने उनका, हाँ बिल्कुल, अपना डेडिकेशन, उनका अपना भी डेडिकेशन, बहुत लगन से तभी हुआ। मैम जैसे आपने बताया कई ऐसे खिलाड़ी हैं और भी क्षेत्रों में भी खिलाड़ी हैं जो बहुत गरीब घर से आए या आर्थिक तंगी रही, फिर अपनी मेहनत लगन के बल पर वो आगे बढ़े, उन्हें सपोर्ट भी मिला, हर तरफ से सपोर्ट मिला, वो आगे बढ़े। तो ये आगे बढ़ने के बाद क्या उनका करियर उतना ग्रो कर पाता है, वो कहीं जाके स्टैब्लिश होते हैं या एक आध मेडल मिल गया और वापस से वो उसी परेशानी हम लोग का टाइम में जब हम लोग को सर्विस मिल सकता है, और अभी तो गवर्नमेंट इतना फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि हम तो चाहेंगे, हर पेरेंट्स को बोलेंगे पढ़ाई का साथ साथ बच्चा को भी एक इवेंट जरूर पकड़ा दे जो बच्चा को पसंद आए। ज़बरदस्ती नहीं कि आप क्रिकेट खेलिए, बच्चा क्या लाइक करता है वो देख के आप एक इवेंट मने दे दीजिए। और यहाँ पे तो हर फैसिलिटीज मिल रहा है। अभी तो प्रतिभा का खोज हो ही रहा है, अगर किसी में कुछ टैलेंट है तुरंत ही बिहार गवर्नमेंट ने उसको कैंप दे रहा है, हर चीज़ से प्रोवाइड कर रहा है, कोच भी है। बिल्कुल। हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही कि बच्चे को खेलों के प्रति भी प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि खेल से ना सिर्फ उनका शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक विकास भी मेंटली फिजिकली वो कॉन्फिडेंस में बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है वो आगे की दुनिया में कम्पीट कर पाता है। और ये भी एक बात है, अगर स्पोर्ट्स करता है उसका भी एक बेनिफिट है, वैकेंसी वगैरह निकलता है, उसमें सर्विस इजीली हो रहा। लेकिन अगर हम कुछ कर नहीं पाए ज़िंदगी में आके तो तब बेकार हो गया। हाँ। खाली पढ़ाई लिखाई और एक अच्छा पोस्ट में नौकरी करना और अपना घर लेके बैठ जाना, ये नहीं। हम अपना सच जैसा हमारा हस्बैंड भी प्लेयर है। अच्छा। वो भी इंडिया प्लेयर है। क्या बात है? राजकुमार शर्मा। अच्छा, हमारा 4 बच्ची है, चारों बच्चे इंडिया प्लेयर है। क्या बात है? और चारों बच्ची में
दोनों NIS कोच है। हाँ और अभी छोटी बच्ची क्या बोले पटना यूनिवर्सिटी इंग्लिश में ऑनर्स लेके ये रुचिका शर्मा वो वेट लिफ्टिंग करता है, वो भी वेट लिफ्टर है। और बिहार में वो मैंने बहुत सारे मैंने चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब भी रखे हुए हैं। मतलब हम पूरा चाहते परिवार हैं एकदम डेडिकेटेड है वो games हम के। चाहते हैं कि हम जो नहीं कर पाए मेरे बच्ची को हम इसमें हाँ खेलो इंडिया वगैरह खेला है। ये जो है यहाँ तक तो ठीक है, अभी तो बहुत सारी प्रिविलेज भी आ गए हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो उनके पास ऑप्शंस हैं। आपके समय में या आज भी एक लड़की जब फिर शादी होती है, घर गृहस्थी, बाल बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका खेल या करियर इफेक्ट करता है। नहीं आप करता पर है कितना हाँ नहीं करता है। हम अगर हम चाहेंगे हम नहीं करता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड को भी हम उतना ही टाइम देते हैं, घर में भी हम उतना ही टाइम देते हैं, फिर सर्विस करना, फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड में रहना। आज भी हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं। क्या बात है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। Time और बस जो एज जो है सिर्फ नंबर है, आप इस बात को बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ अभी भी आप नंबर। इतनी एक्टिव है, फिट ये है। इसलिए कि एज का कोई फैक्टर नहीं है, मेंटली अगर हम ठीक है ना तो सब ठीक। सब ये ठीक है। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और हमारे दर्शकों के लिए कि अगर संदेश भी। मेंटली आप फिट हैं तो आपके लिए सब कुछ है, बस सब कुछ दिमाग संभव पॉजिटिव है। होना चाहिए। आपको लेकिन जाते जाते मैम एक छोटा सा संदेश, मतलब जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोई भी इवेंट क्यों ना हो, क्योंकि सबके पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए। आप किस तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेट करेंगे? हम सब खिलाड़ी को एक ही बोलेंगे, एक ही बात हम बोलना चाहते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो, अच्छा से प्रैक्टिस करो और माने स्टेट को आप नेशनल को रिप्रेजेंट करो, इंडिया को रिप्रेजेंट करो, और साथ ही साथ अपने को अपना पहचान बनाओ। अपनी पहचान बनो। बहुत बहुत सही बात है, और होना भी यही चाहिए ना। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात आप मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बातें आपने कही। आप यहाँ आई, इसके लिए आपका बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बात हमने हम कहते हैं ना कि बिहार बिहान हमारा जो कार्यक्रम है वो एक कंप्लीट पैकेज है, तो हम आपको अब जो है, जो कि कार्यक्रम जो है अपने आखिरी पड़ाव पे है, तो हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उनसे रूबरू करा देते हैं। तो आपको बता दें कि कल पटना को एक सौगात मिली है, पूरे बिहार को एक सौगात मिली है। JP गंगा पथ के गायघाट के कंगन घाट के पथांश का मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि हम लोग समाज से की मुख्य धारा से बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, और इस क्रम में आगे जब अभी दरोगा भर्ती हुई है, इसमें 3 चयनित ट्रांसजेंडर्स भी आई हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, और ये तो बहुत स्पेशल बात है। बहुत स्पेशल बात है, बिल्कुल। और 13 जुलाई को लोक अदालत, जी हाँ, राष्ट्रीय लोक अदालत पटना में लग रहा है। आपको बता दें कि 11 मई को ये लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर पर लगा था, जिसे इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन करके 13 जुलाई को पटना में लगाया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे, अपनी जो मेहमान हैं वो खेलों से जुड़ी हैं, और जब खेलों की बात होती है तो ओलंपिक उससे वैसे अन्योन्याश्रय संबंध है इस शब्द का। तो कितने दिन बाकी रह गए पेरिस ओलंपिक के? लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है, यानी खेलों का महाकुंभ, इसकी शुरुआत हो जाएगी। और बस 15 दिन बचे हैं, तो इंतज़ार करते हैं हम 26 जुलाई का, जहाँ पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला है। जी हाँ, अगर बात करें मौसम की, तो मौसम जो है आंशिक रूप से धूप रहेंगे, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश भी हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देना चाहेंगे, चूँकि बरसात का मौसम है और ऐसे में जल जमाव की समस्या होती है, और कई बार जो है डेंगू का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो आपसे बस यही गुजारिश करेंगे कि अपने घर में छत पर कहीं भी किसी भी बर्तन में या टायर में, गमले में पानी जमा ना होने दें। समय समय पे इस बात का ध्यान रखें, और पूरे जो कहते हैं अपने पूरे शरीर को ढक करके रखें, और सोने से पहले मच्छरदानी का प्रयोग आप सब ज़रूर करें, ताकि आप खुद को डेंगू से बचा कर रख सकें। और इसके साथ ही प्रिया, जैसे कि कहीं कहीं पानी ऐसा जमा होता है जो हमारे घर के बाहर है, जो हम हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर जो डालते ही हैं, वहाँ जला हुआ तेल और पेट्रोल भी डालने से वहाँ की मच्छर मरते हैं, और डेंगू का जो खतरा है ये कम हो जाता है बहुत। और कहते हैं कि मैंने तो कहा कि हमारा जो कार्यक्रम है अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, तो हमने आपको खबरों से रूबरू करा दिया। बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हमारे 2 मेहमान से। तो आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक बिल्कुल आप अपने राय और विचार हम तक ज़रूर भेजिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा हमारा पता, तो आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 800001, और हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।